कैसे अटेम्प्ट करना है मार्च में, ही ना, कितना दिन पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा और कितना छोड़ना होगा, इम्पोर्टेंट तो यही है आप लोगों के लिए। कितना किताब है मालूम है ना पीजीडीटी में, कितना बुक है? आज हम लोग पूरे कोर्स पे बात ना करके इसके पहले अंश पे बात करेंगे, मतलब पीजीटी 1 पे बात करेंगे, ठीक है। उसको डिटेल में कवर करेंगे, कितने किताब को आपको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, किन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना है और कैसे हम लोग उसको टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिलेबस क्या है उसको देखेंगे। तो मोटा मोटा आप लोगों को अंदाज मिल जाएगा कि हम लोगों को कितने दिन में कवर कर लेना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम आप लोगों का मार्च में है ना, ठीक है। कब है? मार्च में, जून में। अच्छा, जिन्होंने जून में एडमिशन लिया है उनका मार्च में, सब जिन्होंने नवंबर में लिया है। अच्छा, पिछले साल का जनवरी का जिन्होंने लिया है उनको मार्च में, एक्स्ट्रा मौका मिला है जीवन का, ठीक है। और जिन्होंने अभी लिया है उनका जून में होगा, ठीक है। तो पीजीटी 1 पे हम लोग काम करें थोड़ा सा। टोटल 22 इकाई पढ़ना है आप लोगों को, 22 यूनिट। बहुत है कि कम है? छोटा छोटा ही तो बटा हुआ है, बहुत कम है ना। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कितना पढ़ना होगा और कितना पढ़ने से काम चल जाएगा। मुख्य तो यही चीज़ है, हाँ। मूल रूप से आपको ये देखना है कि हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज सिलेबस में, एक तरफ बताऊंगा और दूसरी तरफ क्वेश्चन पेपर से उसको रिलेट करेंगे कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन कवर कर रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपको एकदम पढ़ना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके सिलेबस पे अगर हम लोग बात करें तो पीजीडीटी का 1 का अगर हम लोग सिलेबस देखें तो पीजीडीटी 1 में आप लोगों को पता है कितने खंड हैं टोटल? 6 खंड है, ठीक है। आप लोगों ने बुक देखा है? हाँ, तो 6 खंड में बटा हुआ है। तो पहले खंड 1 की बात करते हैं, कौन कौन सा पार्ट है, और क्वेश्चन पेपर आप लोगों को पीडीएफ में तो मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले जैसा सर ने बताया, क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑप्शंस के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 ऑप्शन है, जिसमें से आप लोगों को कोई 2 लिखना है। तो 4 क्वेश्चंस मूल रूप से आ रहे हैं। मैं सिर्फ अभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टिप्पणी में फिर आएंगे उसके बाद। तो पहले अगर फोकस किया जाए 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे, तो पीजीडीटी 1 जो है इसका पैटर्न यहाँ देखिए क्या है। इसका पैटर्न ये कहता है कि 20 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो कितने हैं? 2 लिखना है आप लोगों को, यानी कि 40 मार्क्स का ये है ना। 2 टिप्पणी लिखना है, 10 नंबर करके है, और वो कितना हो जाएगा? 20 नंबर का ये है, ठीक है। मतलब, और उसके बाद जो है वो अनुवाद वाला है पार्ट। तो 60 नंबर का जो पार्ट आपको दिख रहा है वो थ्योरी बेस्ड है। 60% पेपर का वो क्या है? थ्योरी बेस्ड है, जिसमें से 2 टिप्पणी लिखना है और 2 बड़े प्रश्न लिखने हैं, ठीक है। तो 6 खंड है, यहाँ से आपको 2 प्रश्न लेना है, मूल रूप से बात यह है, और 2 टिप्पणी लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर खंड 1 की बात की जाए, प्रथम खंड की अगर हम बात करें, तो खंड 1 का सिलेबस जो है वो 4 इकाई में बटा हुआ है, पता है ना आप लोगों को। पहले उस पर बात करते हैं, फिर खंड 2 में आएंगे। 6 खंड में समझाऊंगा, वहां से बताऊंगा कहाँ से आप लोगों को बड़े 2 और टिप्पणी 2 मिल जाएंगे, मोटा मोटा वहां से क्लियर हो जाएगा पूरा पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले 4 इकाई जो है, अगर हम खंड 1 की बात करें, इसकी कितनी इकाइयां हैं? क्या? अरे ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो 4 इकाई है हमारे पास। पहली इकाई क्या बताती है? इकाई 1 में क्या डिस्कस करना है? पेपर आप लोगों ने देखा है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें एक टॉपिक है अर्थ, परिभाषा और क्या है? प्रक्रिया। देखा है आप लोगों ने ना। तो अर्थ, परिभाषा और प्रक्रिया या स्वरूप, प्रक्रिया को उसके बाद वाले में ले लेंगे। अर्थ, परिभाषा और क्या है? स्वरूप। ये इकाई 1 कहता है। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? इसमें से आप लोगों को पता होगा
कि अनुवाद शब्द का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, इसकी परिभाषा लोगों ने कैसे दी है, कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने, कुछ भारतीय विद्वानों ने इसकी परिभाषा पे काम किया है, और अनुवाद का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए। एक अनुदित अंश जो है वो अपने ओरिजिनल वाले वर्जन के कितना क्लोज होना चाहिए, उसमें किन चीज़ों पे हम काम कर सकते हैं। तो ये जो इकाई 1 है खंड 1 का, इसमें मूल रूप से चर्चा ये की गई है कि इसका अर्थ, अनुवाद का क्या अर्थ है। तो इसका जब आप ड्राफ्ट करेंगे, इसका आंसर ड्राफ्ट करेंगे, तो यहाँ से एक ही प्रश्न बनेगा। वो प्रश्न क्या होगा कि अनुवाद की परिभाषा बताते हुए उसके स्वरूप पर चर्चा करें, ठीक है। ये पहला प्रश्न बनता है इस खंड से। तो इसको पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना है, जब हम इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले अनुवाद जो शब्द है उसकी परिभाषा बताएंगे, उसका अर्थ समझाएंगे, किस तरह से अनुधनवाद बनकर अनुवाद शब्द का निर्माण हुआ, और फिर हम बात करेंगे कि अनुवाद की जो स्वरूप है अनुवाद का वो कैसा होना चाहिए। एक आइडियल अनुवाद, मतलब एक जिसे आप आदर्श अनुवाद कह सकते हैं, उसके स्वरूप पे चर्चा करेंगे। तो ये हमारा इकाई 1 इन चीज़ों को लेकर डील करता है। मोटा मोटी 4 से 5 पेज अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं तो वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ये इकाई कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम लास्ट में आप लोगों को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। पहला ये। दूसरा जो है वो है अनुवाद की परंपरा, और दूसरे को और तीसरे को मैं एक साथ लिखता हूं ए और बी करके, ठीक है। तो अगर हम इकाई 2 की बात करें तो ये परंपरा के ऊपर है। किसके ऊपर है? परंपरा। और परंपरा 2 है, एक पाश्चात्य वाङ्मय का और एक भारतीय वाङ्मय का, ठीक है। तो इकाई 2 जो है वो किसके ऊपर है, पाश्चात्य या भारतीय? आप लोगों ने देखा नहीं है। इकाई 2 जो है वो पाश्चात्य के ऊपर है, ठीक है, ये पाश्चात्य वाङ्मय पे है। और इकाई 3 जो है वो किसके ऊपर है, वो भारतीय वाङ्मय पे है। अब पाश्चात्य वाङ्मय में कितने लोगों को पढ़ना है? 3-4 मूल चीजें याद हैं आप लोगों को? वो तो स्टार्ट करेंगे। परंपरा की शुरुआत अगर देखें पाश्चात्य वाङ्मय में तो बाइबल से होता है। बाइबल की कहानी आप लोगों ने सुनी है, क्या कहानी है? महल नहीं है, मीनार है। उन लोगों ने सोचा एक ऊंचा मीनार बनाया जाए, सभी लोग बनाते हैं। उस समय उनके पास क्या भाषा थी? ये एक लोक कथा है, ये कोई फैक्ट नहीं है, ठीक है। ये एक लोक कथा है जिसमें ये कहा गया है, बाइबल की जो कहानी है उसमें ये कहानी इस तरह से है। सभी लोग इकट्ठे होते हैं और उन लोगों ने विचार किया कि एक ऊंचा मीनार बनाया जाए, ऐसा मीनार बनाया जाए कि मतलब वो उसका कोई उन लोगों के पीछे संदर्भ रहा होगा। बाइबल की कहानी नहीं है, बाइबल आगे नीचे शुरू होता है, शुरुआत में शायद ये ऐसा बताया, इसी को बोला गया है। तो होता ये है बाइबल की कहानी, या इसका क्या बोलते हैं उसको, शब्द क्या है उसका, तो मूल बात मैं बताता हूँ। वो लोगों की धारणा रहती है कि एक मीनार बनाएंगे, मीनार बनाने के लिए लोग लग जाते हैं। होता यह है कि जब मीनार ऊंची बनने लगती है तो कहानी में इस तरह से बताया गया है कि स्वर्ग में देवताओं को ये चिंता होती है कि अगर इन लोगों ने मीनार बना लिया तो ये स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, तो इन्हें रोकना है। कैसे रोका जाए? तो देवताओं ने यह षड्यंत्र रचा कि इन्हें भाषाएं दे दी जाए, अलग अलग भाषाएं, जिससे इनका संवाद जो है वो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर 4 लोग हैं, चारों को अलग अलग भाषाएं हम दे दें तो उनके बीच संवाद हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो ये जो अलग अलग, ये एक लोक कथा है, इसमें कोई वो नहीं है, फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग भाषाएं दे दी गई और भाषाओं के बाद उनमें विवाद हुआ और फिर वो मीनार अधूरा रह गया, बन नहीं पाया। इस कथा को क्या कहते हैं, थोड़ा देख के बताओ, क्या स्टोरी है, किसका था ये? बाइबल, बैबल बोलते हैं सर ना, बैबल, हाँ उसी का तो ये था, यहीं से तो बवाल हुआ ना। हाँ। तो ये जो बैबल की कहानी है, ये जो बैबल की कहानी, BABEL, तो ये बैबल की कहानी है। ये यहाँ से ही क्या हुआ, उन लोगों के बीच में संवाद टूटा और क्या हुआ, मीनार रुक गया। लेकिन बाद में यही आधार बना अनुवाद का। जब लोगों के पास भाषा का अंतर है तो वो अपनी भाषा को दूसरे भाषा में क्या करेंगे, अनुदित करेंगे, ताकि संवाद को पुनः
स्थापित किया जा सके। तो इस तरह से पाश्चात्य वाङ्मय की शुरुआत है, मतलब आपके इग्नू वाले कंटेंट में इस तरह से पाश्चात्य वाङ्मय की शुरुआत बताई गई है कि किस तरह से हम पाश्चात्य वाङ्मय में अनुवाद की शुरुआत को देखते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक अनुवाद, मतलब यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो अनुवाद की जो ये परंपरा रही है तो ये कैसे शुरू होती है। सबसे पहले बाइबल का अनुवाद होता है, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट इस तरह से अनुवाद करके बनता है, ठीक है। और 1611 में ऑथराइज्ड दर्शन जो है उनके द्वारा प्राधिकृत संस्करण इसका प्रस्तुत किया जाता है बाइबल का, ये प्रथम अनुवाद होता है। और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पढ़ेंगे आप लोगों को तो मिलेगा, हम लोग भी बताएंगे यहाँ पे। इसमें जेम्स मैफेट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पाश्चात्य वाङ्मय को हमें पढ़ना है और इसमें एक लंबी परंपरा रहेगी जिसमें हम लोग बाइबल का अनुवाद पढ़ेंगे, ऑगस्टन युग पढ़ेंगे, विक्टोरियन युग पढ़ेंगे, फ्रांसीसियो का अनुवाद देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम 4-5 स्टेज में ये पाश्चात्य वाङ्मय को सीख लेंगे। पहला बाइबल की कहानी है, फिर दूसरा बाइबल का जो इतिहास रहा है उसकी जो परंपरा रही है अनुवाद की, उसके बाद तीसरे में हम लोग देखेंगे कि ऑगस्टन युग, फिर विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया का जो युग रहा 1600 के बाद, 1600 के बाद किस तरह से अनुवाद का कार्य चला। आप लोगों ने क्या बोलते हैं, आप लोगों ने एमए में, जिन लोगों का यूनिवर्सिटी है उन लोगों ने देखा था, क्या नाम था उनका, केदारनाथ सिंह नहीं, भोलानाथ भी नहीं, जिसका प्रोजेक्ट था तुम्हारा, नाम मुंह में नहीं आ रहा मैं, जब मजाक करें, क्या बताइए कौन सा प्रोजेक्ट? केदारनाथ सिंह नहीं था पहला प्रोजेक्ट भाषा पे था ना, हाँ, क्या था, लक्ष्मण सेन और शिव प्रसाद सितारे हिंद। आप लोगों ने जब पढ़ा था तो देखा था किस तरह से वो विक्टोरियन युग का काल चल रहा था, उस समय अनुवाद की जो परंपरा थी उसमें उनकी भी भूमिका रही है। तो इन सारी चीज़ों को हम देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। विक्टोरियन युग के बाद अगस्टन, फिर विक्टोरियन के बाद फ्रांसीसी का कुछ अनुवाद है, उसके बाद फिर हम लोग इस पाश्चात्य वाङ्मय को वहीं पे समाप्त कर देंगे। और फिर अगर आप लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश लिटरेचर में कुछ, जैसे आपके शेक्सपियर का कुछ किताब है उनका अनुवाद हुआ है। विक्टोरियन पीरियड में आप देखेंगे कि ये क्या नाम था उनका, वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद अनुवाद की एक लंबी परंपरा है जिसमें भारतीय जो साहित्यिक ग्रंथ रहे हैं और जो एपिक हैं जो हमारे पास, जैसे गीता है, महाभारत है, रामायण है, इनका अनुवाद होता है। तो उन सारे अनुवाद को हम देखेंगे। साथ ही साथ देखेंगे शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनका अनुवाद भारतीय साहित्यकारों द्वारा भारतीय वाङ्मय में हम देखेंगे। जब हम भारतीय वाङ्मय में प्रवेश करेंगे तो यहाँ अनुवाद की परंपरा शुरू होगी। यहाँ पर अनुवाद की जो परंपरा है इसे आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये एक बहुत पुरानी परंपरा है। आप लोगों ने गुरु शिष्य परंपरा देखा है, वहाँ पर क्या होता था, जो गुरु हैं वो बोलते थे और शिष्य क्या है उसको दोहराते थे। तो ये जो दोहराना था ये अनुवाद था। तो वहाँ से हमारी अनुवाद की परंपरा शुरू होगी, गुरु शिष्य परंपरा से। जब जो शिष्य थे वो बैठकर गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों को क्या है बार बार उच्चारण करते थे, ठीक है। तो वहाँ से अनुवाद की हमारी परंपरा शुरू होगी। और फिर हम देखेंगे कि मध्यकाल में भी अनुवाद होगा और आधुनिक काल आते आते आप देखेंगे कि जो पुराने ग्रंथ है, संस्कृत है, उसका हिंदी में अनुवाद होगा। या आप देखेंगे कि जो संगम साहित्य है हमारा दक्षिण भारत का, उनका अनुवाद हम देखेंगे। तो ये पाश्चात्य के बाद हम भारतीय वाङ्मय में इस पूरी परंपरा को यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी जो अंतिम इकाई है वह है अनुवाद के महत्व के ऊपर, अनुवाद का महत्व, इकाई 4। यहाँ पे हम लोग अनुवाद के महत्व के ऊपर बात करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आप महत्व प्रिपेयर करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आप एक साथ तैयार कर लेंगे और ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा, ये हमारा मास्टरपीस रहेगा। ऐसा रेडी करेंगे कि इस पूरे खंड से कोई भी प्रश्न है तो महत्व को तो आपको अपने उत्तर के निष्कर्ष में लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम खंड 1 की बात करें तो खंड 1 जो है वो 4 इकाइयों में बटा हुआ है। प्रथम इकाई जो है अर्थ, परिभाषा और स्वरूप पे काम करता है, जिसमें से एक प्रश्न बनेगा। वो प्रश्न मैं अभी डिटेल में बताऊंगा क्या है। इकाई 2 जिसमें हम पाश्चात्य परंपरा की बात करेंगे और इकाई 3 में हम भारतीय परंपरा की बात करेंगे और इकाई 4 में हम अनुवाद के महत्व पे काम करेंगे। ये हमारा खंड 1 है, ठीक है। बात समझ में आया? कितने खंड पढ़ने हैं हम लोगों को? 6 खंड 6 पढ़ना है, ठीक है। तो खंड 1 समझ में आया। अब खंड 1 से जो जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम थोड़ा सा देख ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में,
फिर हम लोग खंड 2 में आएंगे। इस तरह से 6 खंड है, इसको कंप्लीट कराने से हमारा PGDT1 डन हो जाएगा। तो मूल बातें ये है कि आपको यहाँ से 3 प्रश्न दिखेंगे। एक प्रश्न ये होगा अर्थ, परिभाषा और स्वरूप को लेकर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और ये परंपरा को लेकर एक क्वेश्चन आता है, जिसमें से कई बार भारतीय परंपरा के जगह पे पाश्चात्य परंपरा पूछा जाता है या फिर आगे पीछे करके। तो ये आप लोगों को दोनों में से कोई एक तैयार करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, अगर पाश्चात्य परंपरा आया है तो आप इसको तैयार करिए, ये आया है तो इसको तैयार करिए, ठीक है। और महत्व तो इसेंशियली रेडी करना ही करना है, ये क्वेश्चन करना है, महत्व पे काम जरूर करिए, क्योंकि जब आप दूसरे अनुवाद के क्षेत्र करेंगे तो महत्व को उसमें आप मिला के लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये इकाई 4 खंड 1 का, ठीक है। अब हम लोग खंड 2 में प्रवेश करें, नोट करना है इसको, ठीक है, ठीक ठाक याद है आप लोगों को। क्वेश्चन पेपर है कहाँ? देखिए, जैसे अगर बात की जाए इस साल के प्रश्न पत्र की, तो पहला प्रश्न ये है, अनुवाद क्या है? अर्थ, ठीक है। वैश्विक संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता सिद्ध कीजिए। प्रासंगिकता लिखते वक्त क्या कौन सा क्वेश्चन हेल्प करेगा? हेल्प करेगा ना। परिभाषा और स्वरूप और महत्व को मिला के हम प्रासंगिक दिखाएंगे प्रश्न को। स्वरूप ये है, इसका ये महत्व है, जो महत्व है वही उसकी प्रासंगिकता बनेगी। बात समझ में आया कैसे हम डील करेंगे? पता है, लेकिन महत्व को जोड़कर दिखाएंगे तो वो फैक्ट्स आपको मिलेगा कि किस तरह से आज वो प्रासंगिक है। बात समझ में आया? तो ये पहला प्रश्न मेरा डन हो गया यहीं से। तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप 3 प्रश्न कर लेते हैं यहाँ से, तो खंड 1 जो है ये आपको कम से कम 1 प्रश्न PGDT1 में जरूर दे देता है। आपको लिखना कितना है? 2। मतलब आपका 50% काम क्या हुआ? हो गया। अगर आप खंड 1 के इकाई 1 से इकाई 4 तक के 3 प्रश्नों को बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो इसमें से 1 प्रश्न आप एग्जाम में जरूर और जरूर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मूल बात क्या बचता है? अब हमको कितने प्रश्न पे काम करना है? 1। समझ में आया PGDT1 कैसे डील करेंगे? तो 1, 2 और 3, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग। इसका दूसरा प्रश्न है, अनुवाद की पश्चिमी परंपरा पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यानी कि पाश्चात्य उन्होंने पूछ लिया, इस बार क्या आएगा? तो अगर हम इन तीनों प्रश्नों को तैयार करते हैं तो पहला जो हमारा प्रश्न है उसके जो दोनों ऑप्शन हैं वो दोनों ही ऑप्शन हमारा कॉमन मिल जाएगा। ऊपर वाला अटेम्प्ट करने की इच्छा है या नीचे वाले? आप कोई भी एक अटेम्प्ट कर लीजिए, काम खत्म, ठीक है। ये मूल मुद्दा है इसका। हम लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। बस वही, ऐसे पढ़ने के लिए आप चाहें तो पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं। चलिए अब खंड 2 पे आते हैं हम लोग। और जब हम खंड 2 की बात करते हैं तो इसमें 5 इकाई है, मतलब उसमें हम लोगों ने 4 पढ़ा ना, इसमें 5, 6, 7, 8 और 9, 5 से लेकर 9 तक इसमें हम लोगों को डील करना है। तो यूनिट 5 जो हमारा है, इकाई 5, ठीक है। यूनिट 5 जो हमारा है वो है अनुवाद की प्रक्रिया, ठीक है। पहले इसके ऊपर बात करें फिर आगे बढ़ेंगे। ये है अनुवाद की प्रक्रिया। तो जो अनुवाद की प्रक्रिया है, सबसे पहली बात, इसको आप लोगों ने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, याद है आप लोगों को? अगर नहीं याद है तो भोलानाथ तिवारी की किताब उठाइए और सामने के ही कुछ 10-15 पेजों के भीतर ही अनुवाद की प्रक्रिया का 3 से 4 पेज में दिया हुआ है, लास्ट में है। जो भी है, आप चाहें तो इग्नू का कंटेंट भी ले सकते हैं। इग्नू का जो कंटेंट है अनुवाद की प्रक्रिया का वो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आप चाहें तो इसके लिए भोलानाथ तिवारी को देख सकते हैं। छोटा बताया उन्होंने और बहुत
क्रिस्प तरीके से लिखा हुआ है, और अगर चाहें तो इग्नू वाला कंटेंट यूज़ करें, ठीक है। एक्चुअली अनुवाद की प्रक्रिया जो सेक्शन है ये नाइडा या न्यूमार्क बेस्ड करके क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है, लेकिन अगर नाइडा या न्यूमार्क को करके आएगा तो इस बार जिन लोगों ने ग्रेजुएशन 3rd ईयर का एग्ज़ाम दिया है, आप लोगों के जूनियर्स दे रहे होंगे, तो प्रश्न यही था कि नाइडा के अनुसार जो अनुवाद की प्रक्रिया है उसकी विवेचना करें। कई बार ऐसा आता है न्यूमार्क के ऊपर पूछता है, तो मूल रूप से आपको वो नाइडा और न्यूमार्क आपको भोलानाथ में नहीं मिलेगा, ठीक है। भोलानाथ की अपनी शैली है अनुवाद की प्रक्रिया की। अगर क्वेश्चन आता है कि अनुवाद की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करें तो आप कोई भी लिख सकते हैं, आप भोलानाथ तिवारी वाला भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन को स्पेसिफिक बना दे, नाइडा की शैली लिखनी है या न्यूमार्क की शैली लिखनी है, तो फिर आपको इग्नू के कंटेंट पे आना होगा। तो इसीलिए हम लोगों को जब पढ़ना है तो हमें इग्नू को पहले देख लेना है और फाइनली उसको भोलानाथ तिवारी से कंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो इग्नू में नाइडा और न्यूमार्क की जो प्रक्रिया है विशेष अंतर नहीं है, जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उन चीज़ों पे बात करूंगा, लेकिन मूल रूप से अगर अनुवाद की प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें 3 तरह से इसे तैयार किया जा सकता है, ठीक है। एक तो इग्नू से आप इसको रेडी करें, इग्नू में या भोलानाथ तिवारी से रेडी करें, और तीसरा जो मैं बोलता हूँ भोलानाथ तिवारी और इग्नू दोनों को मिला लें, कंक्लूजन में भोलानाथ तिवारी को ले आए और कंटेंट में इग्नू को रखें, ठीक है। तो इसमें इग्नू में आपको 2 मिलेगा, एक नाइडा और एक न्यूमार्क। तो नाइडा और न्यूमार्क में आप क्या करेंगे, नाइडा को एक बार पढ़ लीजिए, उसकी प्रक्रिया को समझिए, न्यूमार्क को पढ़िए, न्यूमार्क की प्रक्रिया को समझिए, विशेष अंतर नहीं है, मटेरियल सेम है, आगे पीछे किया गया है सिर्फ। तो यूनिट 5 अनुवाद की प्रक्रिया एक क्वेश्चन देता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अनुवाद की प्रक्रिया आए ही, ठीक है। कई बार ये पूछता है, कई बार स्किप किया जाता है, जैसे इस बार 2019 में पीजीटी वाले एग्जाम में अनुवाद की प्रक्रिया को नहीं दिया गया। इसका मतलब आपके सेशन में ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। तो आपके लिए ये रेड स्टार है, मतलब ये आ सकता है अनुवाद की प्रक्रिया, इसको जरूर तैयार करिए। इसके बाद जो यूनिट 6 है, यूनिट 6 डील करता है अनुवाद के प्रकार को लेकर, अनुवाद के प्रकार को लेकर ये डील करता है, ठीक है। अब अनुवाद के प्रकार को आप कहां से पढ़ेंगे, इग्नू। अनुवाद का जो प्रकार है, आप लोगों ने पढ़ा है ना अनुवाद के प्रकार, आप लोगों को ऐसे भी पता है कितने तरह के अनुवाद आप लोगों ने देखे हैं प्रैक्टिकली, बात की जाए अगर तो छाया अनुवाद है, और भावानुवाद है, और आदर्श अनुवाद है, पूर्ण अनुवाद है, आंसू अनुवाद है, और क्या, वो प्रकार नहीं है, वो क्षेत्र है। गद्य अनुवाद है, पद्य अनुवाद है, काव्य अनुवाद है, नहीं काव्य अनुवाद और गद्य अनुवाद, पद्य अनुवाद सेम है, भेद और प्रकार अलग, पद्य अनुवाद और काव्य अनुवाद से है, गद्य अनुवाद, ठीक है। उसको जब मैं डील करूंगा तो बताऊंगा कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम अनुवाद के प्रकार को यहाँ देखेंगे। इसके लिए अगर आप चाहें फिर से भोलानाथ तिवारी आप ले सकते हैं। भोलानाथ तिवारी में क्या है, छोटा छोटा बताया है, लेकिन जब आप इग्नू में आएंगे तो एक एक पर विशेष चर्चा है, आंसू अनुवाद पे विशेष चर्चा है। आप लोगों को पेपर 3 में पूरा का पूरा आंसू अनुवाद ही पढ़ना है ना, हाँ, यूनिट 3 में पीजीटी 3 जो है हमारा, हाँ। तो अगर आपको एक पेपर के लिए पूरा आंसू अनुवाद पढ़ना ही है तो यहाँ विशेष पढ़ के लाभ नहीं है, आप तो वहाँ से कंटेंट को छोटा करके यहाँ पे डाल ही सकते हैं आराम से। तो ये जो अनुवाद यूनिट 6 है, ये मूल रूप से अनुवाद के प्रकार को लेकर डील करता है। इसमें जब हम लोग पढ़ाएंगे इसको तो बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जो अंतिम दिन है उस दिन आप लोगों को कंटेंट पढ़ाने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है। जैसे अर्थ परिभाषा को मैं तैयार करा दूंगा, अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के महत्व पे बात कर लेंगे। 3-4 घंटे में आप लोगों का पूरा पीजीटी का क्वेश्चन आंसर रेडी हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो यूनिट 6 आप लोगों को समझ में आ गया, अनुवाद के प्रकार को लेकर है। और इसमें हर अनुवाद को लेकर बस आप लोगों को एक टच रीडिंग करना है, रीडिंग करके उसकी परिभाषा नोट करिए, उसके एप्लीकेशंस को देखिए बस, और उसमें जो सीमाएं हैं, जैसे आंसू अनुवाद की क्या सीमा है,
आंसू अनुवाद क्या होता है, एक उदाहरण के तौर पे बताया जाए। जब कोई भाषण दे रहा है तो उसी का संग संग जो अनुवाद हो रहा है तो इसकी क्या सीमा है? कम नंबर मिला था, आंसू अनुवाद जो आया था उसमें कई लोगों को बहुत कम नंबर। कहाँ से मिलेगा, कंटेंट ही नहीं लिखते हैं लोग। आंसू अनुवाद की सीमाएं क्या है आपके अनुसार, क्या क्या हो सकती है? मान लीजिए मैंने बोला कि मेरा नाम ये है, अनुवाद करिए, कर देंगे ना, बहुत अच्छा था, सरल था, आपकी भाषा में था। अगर मैं इसमें इसी वाक्य को, सरल वाक्य को बहुत सारे संयुक्त वाक्य के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूं तो अनुवाद क्या इतना सरल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब आंसू अनुवाद की बहुत सारी सीमाएं, एक समय का अभाव है, समय कम मिलता है, आपको सुनकर तुरंत अनुवाद करना है। दूसरा, दोनों भाषाओं पे पर्याप्त रूप से आपका कमांड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आप डिक्शनरी खोल के नहीं देख सकते हैं। जब आपके पास कोई दूसरा अनुवाद आता है तो आपके पास पर्याप्त समय रहता है, आप कार्यालय में बैठे हुए हैं, आपके पास उस विषय से संबंधित क्या है, कोश है, उस कोश में आप देखते हैं, शब्दों को देखकर फिर चयन करते हैं। यहाँ वो चयन करने के लिए जो समय चाहिए वो समय आपके पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, आंसू अनुवाद के लिए भोलानाथ तिवारी। अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम समस्या पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि हर प्रकार के अनुवाद की अपनी समस्या है, अपनी विशेषता है और अपना क्षेत्र है। ठीक है, अब आंसू अनुवाद का क्षेत्र आपसे पूछ ले तो क्या है उसका क्षेत्र? बहुत विस्तृत क्षेत्र है। पार्लियामेंट में जाइए, आंसू अनुवाद के भरपूर अवसर मिलेंगे आपको, है ना। तो इस तरह से अनुवाद के प्रकार को आपको पढ़ना होगा। क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे मैं बताऊंगा अभी। अनुवाद के प्रकार के बाद अनुवाद की सीमाएं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे जोड़ के बताया, ये रेड पेन से जानबूझकर लिखा जा रहा है। ठीक है, अनुवाद की सीमाएं, अनुवाद की सीमाएं जो हैं ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कारण ये है, जैसे महत्व इंपॉर्टेंट है वैसे ही सीमाएं। अगर आप पूरी पीजीडीटी में सिर्फ 4 चीजें पढ़कर चले जाएं तब भी आप पास हो जाइएगा, उसमें से ये एक है। ठीक है, जैसे मैंने बोला अर्थ वाला चैप्टर, अर्थ, परिभाषा और स्वरूप, एक वो महत्व, सीमा, अगर इन तीनों को पढ़ ले तो पीजीडीटी 1 क्या है, खत्म, कुछ नहीं करना होगा उसके बाद। लेकिन आपको विषय की जानकारी होनी चाहिए, आपने पीजीडीटी कोर्स करना है तो पूरा डिटेल में पढ़ के जाइए, आपके पास समय भी है। अनुवाद की समस्याओं पे काम करेंगे, जितने प्रकार, हर प्रकार के अनुवाद की अपनी एक निश्चित समस्या है, तो इन दोनों यूनिट्स को आप जोड़कर पढ़ेंगे। अनुवाद का प्रकार, जैसे आपने पद्यानुवाद पढ़ा, उसकी समस्याओं को तुरंत वहीं पे नोट करिए। पद्यानुवाद की परिभाषा, पद्यानुवाद के क्षेत्र और पद्यानुवाद की सीमाएं, ये जब है तो ये पूरा तीनों मिलकर आपका पद्यानुवाद पे बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, जैसे पद्यानुवाद पर अगर पूरा डिटेल क्वेश्चन आ गया तो आप वहां लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से अनुवाद की सीमाओं को डील करना है। इसके बाद है यूनिट 8, कुछ है नहीं खास इसलिए मैं उसको स्किप करता हूं। आप लोग चाहें तो यूनिट 8 को स्किप कर सकते हैं। यूनिट 9 पे बात करेंगे। यूनिट 9 भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये है अनुवादक के जो गुण होते हैं, इससे एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन रहता है इस पे। अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाएं। तो एक अनुवादक जो होता है उससे क्या, उसकी क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, उसका क्या दायित्व होता है और उससे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, इन तीनों को आपको पढ़ना है। और इसके लिए बेस्ट है भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी इसके लिए बेस्ट है क्योंकि इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और जिसमें आप लोगों को मूल्यांकन पे बात करना है तो वेटिंग वगैरह सब आप भोलानाथ तिवारी से ले सकते हैं। छोटा और क्रिस्प मैटर वहाँ पे है। ठीक है, तो अनुवाद के गुण, अनुवादक के गुण, दायित्व और अपेक्षाएं, ये यूनिट 9। तो यूनिट 8 को ड्रॉप कर रहा हूं मैं, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर खंड 2 की बात करें तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट सीमाएं, यहां से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, ये गुण अलग से आता है, अगर पिछले साल नहीं आया है तो तैयार करिए, आया है तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, मिस नहीं करना। एक क्वेश्चन इससे रेडी होगा, एक क्वेश्चन इससे रेडी होगा। अनुवाद के प्रकार और सीमाओं को एक साथ रखेंगे, इसलिए मैंने इसके लिए कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाया। जितने प्रकार उतनी सीमाएं, सीमाएं जब पढ़ेंगे एक साथ पढ़ेंगे पूरा। और यहाँ पर अनुवाद की प्रक्रिया, ये एक सेपरेट क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन यहाँ से बना, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन यहाँ से बना और एक क्वेश्चन यहाँ से,
मतलब खंड 2 जो है वो भी 3 क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। अब हम लोग पेपर पे आते हैं कि इसको सॉल्व करने से आपको क्या आउटपुट मिलने वाला है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की सामान्य समस्याओं, हाँ पता है हमको, को सुधारण विवेचन कीजिए। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे कि इकाई 8 को तो आपने छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा है मैंने। क्यों? क्योंकि अनुवाद की सामान्य समस्याएं ना, आपने कितने प्रकार के अनुवाद की समस्याएं रेडी किए यहाँ पे? कम से कम 6-7 रेडी किया ना आपने। और ज्यादातर जो है आपके लिए स्रोत भाषा क्या है? आप एक हिंदी अनुवादक बनने जा रहे हैं, आपके लिए स्रोत भाषा अंग्रेजी होगी और आपकी लक्ष्य भाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो ज्यादातर जो आपका पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस डिटेल में जो बनाया गया है वो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन को ध्यान में रख के बनाया गया है, या फिर रिवर्स वाइस वर्सा हिंदी टू इंग्लिश बनाया गया है। तो इसलिए इकाई 8 को अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो अनुवाद की शैली बनेगी वो अंग्रेजी से हिंदी ही बनेगी, फारसी से बांग्ला का आपका अनुवाद नहीं है। तो इसलिए इकाई 8 अलग से पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, आपने यहाँ जितनी समस्याओं पे बात की है या आपने क्वेश्चन तैयार किया है, सारी समस्याएं अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की समस्या होगी ना। अगर अंग्रेजी से आप पद्यानुवाद करते हैं उस समय जो समस्याएं हैं आपको वहां सेम फेस करना पड़ेगा। गद्यानुवाद करते हैं, सारा अनुवाद करते हैं या आंसू अनुवाद करते हैं, जितनी भी अनुवाद की समस्याएं हैं वो ये अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की समस्याएं। बात समझ में आ रहा है ना। इसलिए क्वेश्चन 2 आप यहां से अटेम्प्ट करते हैं समस्याओं से। तीसरा है लिप्यंकन और लिप्यंतरण के भेद, ये दूसरी इकाई के लिए काम करना है। इसके बाद देखिए यूनिट 3 में आएंगे जब हम इकाई, मतलब हम लोग अगर सिर्फ खंड 1 और खंड 2 को तैयार करें, सिर्फ खंड 1 और खंड 2, लेकिन 6 क्वेश्चन तैयार करना होगा, 3 उसमें से 3 इसमें से 6 क्वेश्चन अगर आपने रेडी कर लिया, पीजीडीटी 1 खत्म, कुछ नहीं करना उसके बाद, कुछ भी नहीं करना उसके बाद। देखिए कैसे, आपको 2 टिप्पणी करना है। पहला है साहित्य अनुवाद की चुनौतियां, ये है ना समस्याएं, जो समस्या वही तो चुनौती बनेगी ना आपके लिए। उसके बाद है शब्दकोश निर्माण और कंप्यूटर, छोड़ दीजिए। लोकोक्ति और मुहावरों का अनुवाद, जब आप यहाँ पे अनुवाद की समस्याएं पढ़ेंगे उसी का एक अंश है लोकोक्ति और मुहावरों का अनुवाद भी, उनका अनुवाद भी तो एक अनुवाद की समस्या में ही आएगा, ये भी आपका हो जाएगा। और तीसरा है अनुवाद की समीक्षा। समीक्षा आप कैसे करेंगे? ये जो है ना अनुवादक का गुण, दायित्व और उसकी अपेक्षा, यही होती है अनुवाद की समीक्षा। आप एक अनुवाद आपको मिला, जैसे अभी आप लोगों को ये पेपर का अनुवाद कराया गया, मान लीजिए आपने वो अनुवाद किया और वो अनुवाद मुझे समीक्षा के लिए मिले, मतलब वेटिंग के लिए मुझे दिया जाए, तो मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा, मेरे दिमाग में काम करेगा कि अनुवादक के क्या गुण होने चाहिए। अच्छी शैली, मैं देखूंगा क्या शैली है आप में। दूसरा क्या है, मैं देखूंगा कि आपका शब्द भंडार कैसा है। तीसरा क्या है, सब जो धारा प्रवाह है कि नहीं है। ठीक है, चौथा क्या है, देखूंगा कि जो अर्थ है कहीं उसमें अर्थ विस्तार तो नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ चीजों को आपने बहुत ज्यादा ही एलेबोरेट तो नहीं कर दिया। तो यही तो समीक्षा है। तो अनुवादक के गुण, दायित्व और जो उससे अपेक्षाएं हैं वही है अनुवाद की समीक्षा। तो आपका ये जो था टिप्पणी वाला पार्ट क्या खत्म हो गया कि नहीं? 3 है, 2 करना था। तो अगर आप खंड 1 और खंड 2 कर लेते हैं तो पीजीडीटी 1 कंप्लीट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो खंड 3 और खंड 4 पे या बाकी के खंड पे मैं अगली बार चर्चा करूंगा और संक्षेप में करूंगा, क्योंकि मूल रूप से आपको किन खंडों पे काम करना है और किस तरह काम करना है, समझ में आ गया ना। तो पीजीडीटी 1 आज लगभग समाप्त है और मैं कोशिश करूंगा कि कल पीजीडीटी 2 को पहले मैं कर लूं, फिर पीजीडीटी 1 के बाकी खंडों पे चर्चा करेंगे। ठीक है।